नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेएमएम समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। दिलचस्प बात यह रही कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। पार्टी ने अपने संदेश में राहुल गांधी के स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वो संसद में युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। राहुल गांधी के जन्मदिन पर राजनीतिक गलियारों में शुभकामनाओं का सिलसिला जारी रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 20 से 22 जून तक पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे का उद्देश्य 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना, संगठन को मजबूत बनाना और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है। दौरे की शुरुआत अमृतसर से होगी, जहां नितिन नवीन गोल्डन टेम्पल में माथा टेकेंगे। इसके बाद वो जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और राम तीर्थ मंदिर का दौरा करेंगे। बाद में वो जालंधर पहुंचेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे और संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस में हालिया टूट को लेकर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। तो लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं और सांसदों की कभी भाजपा आलोचना करती थी, आज उन्हीं को अपने साथ शामिल किया जा रहा है। तो सयानी घोष का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए भाजपा अपने पुराने बयानों और राजनीतिक मानदंडों को भी नजरअंदाज कर रही है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर कैबिनेट विस्तार और प्रतिनिधित्व को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। विधान परिषद के मुख्य सचेतक सलीम अहमद को मंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने हुबली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य मंत्रिमंडल में सलीम अहमद को उचित स्थान देने की मांग उठाई। वहीं कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के समर्थक भी अपने नेताओं के लिए कैबिनेट बर्थ और उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम धार्मिक नेताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी सरकार से मंत्रिमंडल में पर्याप्त अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग तेज कर दी है। वहीं महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी MSPS एक्ट को लेकर कानूनी विवाद गहरा गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस और CPI ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। याचिका में कहा गया है कि यह एक्ट जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को अत्यधिक और अनियंत्रित शक्तियां देता है, जिससे बिना सुनवाई के संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और संपत्ति जब्त करने जैसी कार्रवाई संभव हो जाती है। वहीं भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर में मौत का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। जनसुराज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। मनोज भारती ने इस घटना को दुखद और निंदनीय बताते हुए कहा कि भरत तिवारी लंबे समय से जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं। उन्होंने सरकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने, SIT जांच गठित करने और जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। साथ ही परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की गई। वहीं सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है। पंजाब के लोपोके और रमदास सेक्टर के बीच चलाए गए ऑपरेशन में एक AK-47 राइफल, 25 विदेशी पिस्तौल, 368 कारतूस और 47 मैगजीन जब्त की गई। इस मामले में एक भारतीय नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पाकिस्तानी तस्करों ने ISI के इशारे पर ड्रोन के जरिए ये हथियार सीमा पर भेजे थे। इन हथियारों की सप्लाई पंजाब के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अपराधियों तक की जानी थी। वहीं पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी TMC को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह खराब स्वास्थ्य को बताया है। बताया जा रहा है कि ज्योतिप्रिया मलिक ने पार्टी नेतृत्व को भेजे अपने पत्र में कहा है कि उनका स्वास्थ्य स्थिति बेहद खराब है, जिसके चलते वो सक्रिय राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हैं। इसी कारण उन्होंने सभी पार्टी पदों से हटने का फैसला लिया। मलिक का इस्तीफा ऐसे समय पर सामने आया है जब TMC हाल के दिनों में कई वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफों और संगठनात्मक बदलावों को लेकर चर्चाओं में है। राजनीतिक गलियारों में उनके इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिप्रिय मलिक पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और राज्य सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद पार्टी के भीतर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि
फिलहाल उन्होंने केवल स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और पार्टी छोड़ने जैसी किसी बात का संकेत नहीं दिया है। टीएमसी नेतृत्व की ओर से उनके इस्तीफे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। तो टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। ज्योतिप्रिय मलिक ने सभी पद छोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने पदों से इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, टीएमसी को एक के बाद एक झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिप्रिय मलिक ने भी अपने सभी पद छोड़ दिए हैं, हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए साहिल जी, जब किसी पार्टी के जब दिन 19 आते हैं तो एक एक प्यादे छोड़ते हुए निकल के चले जाते हैं। और ऐसे में होता क्या है, या तो कोई अलग राह अपनाता है, या तो फिर ऐसा तो है नहीं जो राजनीति में एक बार आ गया है कि ऐसे बिरले ही एक दो केस होंगे जिन्होंने राजनीति में कोई पार्टी छोड़ के उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया हो, संन्यास ले लिया हो। ऐसी संभावना भी नहीं जताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे टीएमसी में वो नेता निकल रहे हैं बाहर और वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं जिनपे कभी ये उम्मीद की जा सकती थी कि ये कभी पार्टी कैडर छोड़ के कभी नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के जो शीर्ष नेतृत्व है, अभिषेक बनर्जी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, ये लोग क्या इनके हाथ में कोई कमान नहीं रही, या इन्होंने अब तक जो पार्टी प्रोटोकॉल और पार्टी का विहित जो इन्होंने बना रखा था वो इतना कमजोर था कि कोई भी व्यक्ति आपसे रुक नहीं पा रहा है और एक एक करके आपको छोड़ के जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल मुझे लग रहा ममता बनर्जी के लिए होता है कि जब आप अपना घर नहीं संभाल सकते हो, घर में पता चला 20 लोग हैं, कोई अलग जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है, तो इससे तो पार्टी संगठन तो आपका सत्यानाश हो जाएगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल। और लेकिन क्योंकि एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, हालांकि कारण कोई भी हो, कोई स्वास्थ्य का हवाला दे रहा है, कोई किसी और वजह से पार्टी के पद छोड़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए इस वक्त का जो दौर है वो बेहद ही मुश्किलों भरा यहाँ पर नजर आ रहा है। खासकर ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, क्योंकि एक तरफ वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने की कोशिश में जुटी हुई हैं, अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, और दूसरी तरफ पार्टी की अंदरूनी कलह जो है वो भी खुलकर सामने आ रही है। लेकिन साहिल, मुझे लगता है ना, ये हार मानने वाली लेडी नहीं है। इनको राजनीति हमने बहुत करीब से देखी है। 2-3 मर्तबा जो किसी प्रदेश की हुकूमत जिन्होंने संभाली हो और देश के बड़े राजनेताओं से भिड़ती आई हो राजनीतिक तौर पे, उनको जीतने ना दिया, उनको सफलता नहीं आने दी। लेकिन ऐसे में पिछले 3-4 दिन से मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। इन्होंने सांसदों को बुलवाया, उसमें सांसद सारे नहीं पहुंचे, और कल देर इवनिंग में इन्होंने पार्षदों की मीटिंग बुलवाई। उसमें ये पता चल रहा है कि जितने पार्षद उसमें मुश्किल से आधे भी नहीं आए। तो इससे थोड़ा मनोबल तो देखो टूट रहा है, मनोबल टूट रहा है। अब उन्होंने, जो मुझे लगता है वो ऐसा लगता है कि इन्होंने फ्री हैंड दे दिया सारे नेताओं को। ठीक है, जिसको जहां जाना अब जाइएगा, जो रुकता है वो रुक जाए, क्योंकि आने वाला जो समय है, मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे जो हिंसा सबसे ज्यादा हम लोगों ने बंगाल में देखी थी, वो उसका दौर फिर आएगा। क्योंकि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत वहां की जनता के मुताबिक नहीं अपनाई, और जो टीएमसी टूट के और टीएमसी से छिटक के जो भारतीय जनता पार्टी में आए, अगर खुदा न खास्ता भी उनको यहाँ कुछ नहीं मिल पाया, अगर जब वो कमबैक करेंगे तो मुझे लगता है कि चीजें बिगड़ेंगी। अगर आपको याद हो, जब 2021 का चुनाव हुआ था तो टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, और जब चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। उन्होंने जब वापसी करी थी टीएमसी में तो अपनी गलती मान रहे थे और गंगा किनारे जाके अपना सर मुड़वा रहे थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। तो ऐसा लगता है कि इस तरीके का दौर वहां पे फिर दोबारा से देखने को ना मिले। लेकिन बहरहाल ये आपने बिल्कुल सही कहा कि टीएमसी के दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, और हर दिन तो छोड़ो, हर घंटा कोई ना कोई ऐसा आता है कि कोई ना कोई व्यक्ति उनका छोड़ के उनसे जा रहा है। और साथ 2-3 दिन से ममता बनर्जी किसी से मिल भी नहीं रही है। वो मैंने कहा ना, उन्होंने पूरा फ्री हैंड दे दिया है, जिसको जाना है वो जाए। जो हमारा विश्वसनीय है,
जो हमारा करीबी है वो रुके तो रुक जाए, और आखिर में आदमी क्या करेगा, यही करेगा कि भाई जो अगर पार्टी आपको पसंद है, आपके नेता अगर आपको पसंद है तो आप रुकिएगा, वरना पार्टी छोड़ के चले जाइएगा। और कमोबेश वैसा ही हो रहा है जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। हालांकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला यहाँ पर दिया गया है, लेकिन टीएमसी को एक और बड़ा झटका ज्योतिप्रिय मलिक के रूप में लगा है। सभी पद उन्होंने छोड़ दिए हैं और जो पूर्व मंत्री हैं उनके फैसले से अब हलचलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी में इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन शिकायतों के त्वरित समाधान को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि समीक्षा बैठक के दौरान कुल 15 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिनमें से 12 मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनता की समस्याओं और शिकायतों का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भविष्य में आने वाली समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए भी प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। नायब सिंह सैनी ने बताया कि समीक्षा के दौरान कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जो वर्ष 2023 से लंबित पड़े थे। इन मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है कि शिकायतों को इतने लंबे समय तक लंबित क्यों रखा गया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं उत्तर बंगाल के कई जिलों में भारी से अत्यधिक बारिश की संभावना देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के दायरे में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कोच बिहार सहित उत्तर भारत के अन्य जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार क्षेत्र में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियों और कम दबाव के प्रभाव के चलते अगले कुछ समय तक तेज बारिश, आंधी और जलभराव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी परिस्थितियों की भी आशंका जताई गई है। रेड अलर्ट जारी होने के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है तथा लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचे और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। साथ ही संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर अपडेट जारी कर रहा है। वहीं हरियाणा सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी और एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े मामलों में त्वरित निपटारे के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 13 नए एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में ऐसे विशेष न्यायालयों की कुल संख्या बढ़ाकर 21 हो गई है। सरकार का उद्देश्य नशा तस्करी और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाना तथा लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है। नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होने से जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष को भी मामलों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार हरियाणा सरकार प्रदेश में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। इस कड़ी में न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाई गई है। सरकार का मानना है कि मामलों का तेजी से निपटारा होने पर अपराधियों में कानून का भय बढ़ेगा और नशा तस्करी के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी। नई अदालतों के संचालन से पीड़ितों और संबंधित पक्षों को भी जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने इसे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिकी ईरान तनाव कम करने की कोशिशों के बावजूद इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा क्षेत्र जोन बनाए रखा जाएगा और उत्तरी इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक सैन्य अभियान जारी रखेंगे। रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन की गतिविधियां क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। सीमा पर लगातार तनाव और सैन्य नुकसान के बीच इजराइल ने अपना रुख में किसी भी तरह की नरमी से इनकार कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।